मैं फजील साहब पास आऊंगा। फजील साहब, जो बात अभी मसूद साहब कह रहे थे, अब्दुल बारी मसूद साहब, क्या लग रहा है हमास ने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, यानी आप देखिए कि एक तरीके से अमेरिका को चैलेंज कर दिया और कहा कि हम कैप्टिव नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप जो है मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। और हमास का ये बयान इसलिए भी बड़ी अहमियत का हामिल हमें लगता है कि जो लोग ये समझ रहे थे, फजील साहब, मसूद साहब, कि हमास तो खत्म हो गया, हमास को तो हमने तबाह कर दिया, गाजा को हमने तबाह कर दिया, और अब तो ये डर गए, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो। तो लेकिन आज हमास ने ये चैलेंज करके, ये ऐलान करके कि हम तुम्हारे कैदी नहीं छोड़ेंगे, उसको मुलतवी कर दिया। एक तरीके से ये बताने की कोशिश है क्या फजील साहब कि आप हमें यह ना समझो कि हम कमजोर हो गए, डर गए, खत्म हो गए। फिर हूती सामने खड़ा, पीछे खड़ा है, बिल्कुल ईरान पीछे खड़ा है, और अब तो अरब देश भी, वो भी साथ आने के लिए तैयार हो रहे हैं। फजील साहब, कैसे देखते हैं आप पूरे माहौल को? मुमताज भाई, हमको तो लग रहा है कि नेतन्याहू का दोस्ती कर रहे हैं कि दुश्मनी कर रहे हैं इजराइल के साथ। ट्रंप जो है उकसाने की बात कर रहे हैं, ये इसको उकसावे की बात की जाती है। दुनिया में कौन आदमी है जो जंग चाहता है? लेकिन और कह रहे, और दूसरी बात क्या कहा उन्होंने कि नरक का दरवाजा खुल जाएगा। मतलब ये लोग नरक और स्वर्ग को भी अपने कंट्रोल में ले लिए। पिछले 40 साल से, 50 साल से नरक की जिंदगी जी रहे हैं फिलिस्तीन के लोग। तब तो कोई अमेरिका साथ नहीं आया, कभी नहीं उन्होंने कहा। आज इजरायली बंधक ही ताकत है हमास की। आज जो झुक रहा है इजराइल, वो इजरायली नागरिकों के बंधक होने से झुक रहा है। और ये बात हमास जानता है कि आज अगर इजराइल को हम झुका पाए हैं तो उनके बंधकों की वजह से झुका पाए हैं। और इसीलिए आज उन्होंने बंधकों की रिहाई के लिए रोक लगा दी। और रोक लगाने से तिलमिलाए, देखिए कौन तिलमिला रहा है? ट्रंप तिलमिला रहा है कि नहीं, तुरंत छोड़ो। ये बात वो नेतन्याहू को फंसा रहे। नेतन्याहू को तो पता है ना कि 15 महीने में क्या बीती उनके ऊपर, कैसे 15 महीना काटा उन्होंने। ये तो नेतन्याहू को पता है, ट्रंप को तो पता नहीं है कि क्या हुआ, कैसे अमेरिका का जहाज वहां से भागा तो कहां गया आज तक पता नहीं चला। डूब गया कि अभी डूब गया कि कहीं बच गया, या कहां वेल्डिंग कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। और उनके जो हवाई जहाज हैं वो भाग गए लाल सागर छोड़ करके। ये सब बात तो ट्रंप को नहीं पता है। शायद जो बाइडेन साहब होते तो उनको सब पता होता। और नेतन्याहू जान रहे हैं कि 15 महीना किस तरह से, किस हालात में उन्होंने काटे हैं। और इजरायली नागरिकों का दबाव है, और नेतन्याहू समझ रहे कि अब क्या होने वाला है। कल तक जो नेतन्याहू को नेस्तनाबूद करने की बात करते थे ट्रंप, आज इतना ट्रंप उनके दोस्त कैसे हो गए? ये तो एक सोचने की विषय है ना। जो राजनीतिक रूप से उनका विरोधी, जो सामाजिक रूप से उनका विरोधी, कई बार ट्विटर हैंडल पर उन्होंने आपत्तिजनक वीडियोस डाले नेतन्याहू के, आज क्यों इतना उनके प्रति, हमको तो लग रहा है उकसाने की बात कर रहे हैं ट्रंप। ट्रंप कह रहे हैं कि नेतन्याहू तुम पूरा जाके आग में कूद जाओ, आग में कूद जाओ और तुम खत्म हो जाओ, ये चाह रहे। इसलिए ये जो ट्रंप की जो जिस तरह का बयान आया है, अब दुनिया इस पशोपेश में पड़ी है कि उन्होंने 12 बजे दिन कहा है कि 12 बजे रात कहा है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान को लेकर के आज दुनिया असमंजस में है कि ट्रंप ने दिन के 12 बजे नरक का रास्ता खोल देंगे या रात को 12 बजे नरक का रास्ता खोल देंगे, ये कंफर्म नहीं हो रहा है। मतलब इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया कंफ्यूज है उनकी विचारधारा से कि वो दिन का 12 बजे बोले हैं कि रात का 12 बजे बोले। जिसको ये अपना क्लियर ना हो कि हम दिन का 12 बजे बोले हैं कि रात का 12 बजे बोले हैं, कल सुबह तक हो सकता है बयान आ जाए कि नहीं, हमने तो कुछ और बोला, लोगों ने कुछ और समझा। ये भी हो सकता है कि उनको जब बताएगा उनका सेक्रेटरीट
कि साहब हमने तो अपना जहाज मंगा लिया, वो हूती वालों ने ऐसा ब्रह्मोस मिसाइल मार दिया कि उसमें छेद हो गया, पानी भरने लगा, तो वो कहां वेल्डिंग हो रहा है या डूब गया कुछ पता नहीं चल रहा है, और उनके लड़ाकू विमान गायब हो गए, अमेरिका जाके रुके। ये हालत हो गई है। अब नए नए आए हैं, जैसे नया थानेदार आता है ना, तो रिक्शा वाला खुंचा वालों को मारता है ताकि हमारा दबदबा बना रहे। ठीक उसी तरह नए नए राष्ट्रपति आए हैं, वो पूरी दुनिया को छोड़ के, हमको लगता है नेतन्याहू को बर्बाद करने की कसम खा के आए। वो सोच रहे कि पूरा इजराइल को खत्म करके ही माना जाए। वो हाफ पे नहीं मानेंगे, लगता है वो साफ पे मानेंगे, और वहीं से वो एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं। इजराइल को भी साफ कर देंगे, और नेतन्याहू तो खैर साफ हो ही रहे हैं। हमको ये लग रहा है मुमताज भाई कि पूरी तरह से वो इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ट्रंप जो है उकसा करके वो नेतन्याहू से कह रहे हैं कि तुम आगे में कूद जाओ। जी, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात यहाँ पे अब्दुल बारी मसूद साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की तरफ इशारा किया है, जिसे फदील साहब कहते आए हैं। और आज मैं ये जो बात, क्योंकि इसलिए मैंने रोका क्योंकि यहीं से मैं फदील साहब के पास जाना चाहता हूं। एक यूनुस चोरवारा साहब ने, देखिए स्क्रीन पर मैंने दिया है कि इजराइल के आईडीएफ ने सेना की छुट्टियां रद्द की और सारे फौजियों को इजराइल और गाजा बॉर्डर पर आने का निर्देश जारी किया है। अब ये हुक्म है, इस पे कितने लोग इस पर मानेंगे? अब ये देखिए, ये जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने उसका जवाब दिया है। सबसे पहले फदील साहब, जो बात अब्दुल बारी मसूद साहब कह रहे थे, आप कई बार कह चुके हैं इस बात को, और वही बात उन्होंने कही है जो सच्चाई है। जाहिर है कि हर कोई इसको एक्सप्लेन करेगा। यहां पे जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कहा कि पूर्व रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि हमने 4 में से सिर्फ आधा गोल पूरा किया है, जबकि 3.5 गोल हम नहीं पा सके। इसके बरक्स हमास ने अपने सभी गोल पूरे कर लिए, जिसमें सबसे खास गोल, उसने गाजा पर अपना रूल स्थापित कर लिया। ये बात देखिए फदील साहब, वाकई क्या चैनल देखते हैं क्या लोग? कल ही आपने कहा कि भाई वो तो आजाद हो चुका है गाजा जो है, और आप देखिए कि बयान आ गया। फदील साहब, अब इसको आप खुद ही एक्सप्लेन कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और बुला लिया है छुट्टी, कोई जाने को तैयार नहीं है। आईडीएफ से जो लोग छुट्टी चले गए वो चूंकि वापस नहीं आ रहे, और 2 दिन पहले, कल ही शायद बयान आया था किसी उनके मिनिस्टर का कि 1 हफ्ते में 7 अक्टूबर जैसी घटना हमास दोबारा कर सकता है। तो एक डर तो बना हुआ है उनको, लगातार परेड कर रहा है हमास गजा के अंदर, और सिर्फ गजा नहीं, पूरी तरह से वेस्ट बैंक तक की पकड़ हो चुकी है गजा की, क्योंकि वेस्ट बैंक सुरंग के माध्यम से गजा के लोग जाते हैं और आते हैं, उनका रास्ता सुरंग है। और चाहे वहां महमूद अब्बास राज कर रहे हैं और आईडीएफ सेना वहां लगी हुई है, सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसलिए सर्च ऑपरेशन चला रही है कि जिस तरह से खुल्लम खुल्ला गजा को हमास ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी टेरिटरी है, ऐसा ना हो कि ये टेरिटरी 1950 की लाइन को क्रॉस करके और वेस्ट बैंक तक चली जाए, और जा चुकी है। ये मैंने कल इसीलिए कहा था कि आजाद हो चुका है। मैंने गजा का नाम नहीं लिया, फिलिस्तीन का नाम मैंने लिया कि फिलिस्तीन आजाद हो चुका है। फिलिस्तीन इसलिए आजाद हो चुका है कि मैंने 2-3 बार पहले भी कहा कि वेस्ट बैंक और गजा हमास के अंडर में रहेगा, और लेबनान के बॉर्डर पे जो छोटा सा फिलिस्तीन का हिस्सा है वो लेबनान ले लेगा। इस तरह से तकसीम करके फिलिस्तीन आजाद हो चुका है, और ये बात अब हमास को, आईडीएफ को पता है, और इजराइल को भी पता है। इजराइल इस बात को दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम अभी बाजी हारे नहीं है, अभी वेस्ट बैंक पे पकड़ हमारी बनी हुई है। ये दुनिया को दिखाने के लिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि सुरंग के माध्यम से गजा के लोग वेस्ट बैंक तक भी आते हैं और अरब तक जाते हैं। उनकी सुरंगें इजराइल के अंदर तक हैं। 70% जो बंधक थे वो सुरंग के माध्यम से हमास ले गया था उनको, और पैराग्लाइडर तो बहुत 150-200 के करीब थे, लेकिन जितने बंधकों को पकड़ के ले गए वो लोग सुरंग इजराइल के अंदर तक है। ये कितनी बार मीडिया रिपोर्ट आ चुकी। तो इस तरह से इनका, इजराइल का, अब वो अमेरिका की बात इजराइल नहीं सुन रहा है और ना उन्हें कोई चिंता है।
वो अपने सैनिकों को इसलिए वापस बुला रहे हैं कि जो सैनिक छुट्टी जा रहा है वो वापस आ ही नहीं रहा है। वो सीधे कह रहा है कि भैया तो इजराइल छोड़ के चला जा रहा है, या कह दे रहा है कि हमको जेल में डाल दो लेकिन हम अब युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए इसमें देखिए दो बातें हैं मुमताज भाई। एक तो वहां एक साजिश हो गई, जिस तरह से सत्तासीन बैठे हुए सत्ताधीश लोग जो होते हैं उनकी मर्जी से चलता है। तो जो ट्रेंड सैनिक हैं, जो वेल ट्रेंड सैनिक हैं इजराइल के पास, आईडीएफ के जो ट्रेंड सैनिक हैं, जो परमानेंट सैनिक हैं, उनकी ट्रेनिंग है, वो 12 महीना 365 दिन आर्मी ड्रिल करते रहते हैं। उनको इन लोगों ने नहीं भेजा गजा। गजा में किसको भेज दिया? जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं इधर उधर, रिजर्व सैनिक जो थे, नए नए लड़के जो बिल्कुल अनट्रेंड हैं, और मान लीजिए कोई आज से 5-7 साल पहले या 10 साल पहले ट्रेनिंग ले लिया 1 साल की, और पिछले 5 साल 10 साल से वो दुकान कर रहा है, शॉपकीपर है, या वो कहीं नौकरी कर रहा है, तो 10 साल से वो प्रैक्टिस में नहीं है, ना ड्रिल कर रहा है, ना दौड़ रहा है, ना फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, ना शिस्त ले रहा है, ना फायरिंग कर रहा है, ना ग्रुप एक्शन कर रहा है, कुछ भी उसका आर्मी के जो ट्रेंड सैनिक होते हैं वो परमानेंट ट्रेनिंग करते हैं। रोज उनकी आर्मी ड्रिल होती है, वार ड्रिल होती है, एमिनेशन फायरिंग होती है, उसके बाद उनको सेक्शन अटैक और गोरिल्ला वार जो भी उनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, 12 हर 3 महीने पे उनको वार ड्रिल कराई जाती है। डेली उनको पीटी करना होता है, फिर उनको परेड करना होता है, हफ्ते में 2 दिन उनको बड़ी एक्सरसाइज करनी होती है, 3 महीने पर उनको वार ड्रिल करनी पड़ती है, फिर 6 महीने पर उनको अचानक से यहां से वहां भेज दिया जाता है कि ऐसा माहौल बने कि कल यहां लड़ाई लड़नी है, परसों वहां। ये सब चीजों को सेना को तैयार रखना पड़ता है। लेकिन वहां क्या हुआ, मेन जहां मरना था वहां पे नए बच्चों को भेज दिया जो अनट्रेंड थे, जो पिज्जा बर्गर की दुकान चला रहे थे, जो किसी बैंक में नौकरी कर रहे थे, जो किसी शॉपकीपर्स थे, उनको उठा करके बंदूक, वो बेचारे ऐसे हो गए थे कि जब हिजबुल्ला अपना उधर से तोप का गोला छोड़ता था तो ऐसी वो लोग आवाज सुने ही नहीं थे, बेहोश हो जाते थे। तोप की आवाज सुन के बेहोश हो जाते थे, उनको पानी मार के उठाना पड़ता था। तो ऐसी सेना को लेकर के इजराइल इतना इतरा रहा था। तो ये तो गलत हो गया ना, उन नौजवान लड़के जो बेचारे अभी रिजर्व है उनको मरने के लिए भेज दिया। जितने भी आईडीएफ के जवान मरे हैं, मुझे लगता है कि 90% रिजर्व सैनिक के मरे हैं, 10% ही परमानेंट सेना के लोग मरे हैं। पूरी तरह से वहां पे भाई बंदी, भतीजावाद और अपना इनका उनका चल रहा था। तो इसीलिए असंतोष है आईडीएफ में, काफी असंतोष है लोगों में कि हम लोगों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया, इन लोगों ने हम लोग को मरने के लिए भेज दिया और खुद नहीं गए, और ज्यादातर मारे भी गए।